हेलो दोस्त, आई एम विपिन श्रीवास्तव फ्रॉम CSTA लॉन्च पैड। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ जो है हमारे वीडियो को बढ़िया से देख रहे होंगे। और आशा करता हूं, ये भी आशा करता हूं कि आप जो है बहुत जो है तसल्ली के साथ अपने जो है आने वाले एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कुछ चंद शब्दों के साथ आपके सामने पेश आता हूं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, सही बात है। ये थोड़ी 99% तो अपना मेहनत है भैया, मेहनत तो करना ही है। तो मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गड़बड़ बात है। अपने को कोशिश करनी है, लगना नहीं लगना ऊपर वाले मालिक के हाथ में है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। अपने आप को जो है उस लायक बनाना ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए इन चंद जो है शब्दों के साथ आपके लिए जो है मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया है, अलग अलग टॉपिक का। कुछ बच्चों का ये कमेंट्स था कि सर जो है और भी मतलब मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन लाइए, तो मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं। और आप लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। विटामिन के बहुत सारे हमने वीडियो बनाए थे, इसके साथ ब्लड का हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। और आज मैं जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आपके सामने MCQs आए हैं। तो ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन उनके जो कंटेंट्स हैं जो हमने उसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट डालने का कोशिश किया है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो आइए फिर से उस सेंटेंस को दोहरा रहे हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। ये किसी भी एंगल से सही नहीं, जमता नहीं है। तो आइए आपको कोशिश करना है, हमारे हाथ में कोशिश करना है, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, सब बराबर करके वो देंगे। धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। MCQs क्वेश्चन फॉर मिसलेनियस क्वेश्चंस। आइए, अब यहाँ पे हमने लिखा है प्रैक्टिस सेट 1 इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके वेरियस एग्जाम्स, अभी देखिए DRDO के वैकेंसीज में आए हैं बहुत सारे, इसके साथ साथ जो है CHSL का आया हुआ है, बार्क से वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस जो है बैकलॉग एग्जाम्स हुए थे बच्चों का, उससे हमारे बच्चे जो है हर महीने 2-4 बच्चे लग रहे हैं। अभी जो है रेलवे में ज्वाइन किए। अभी आज ही खुद जब वीडियो बना रहे इसके जस्ट पहले एक बच्चा जो है DRDO सेप्टम का, आप लोग भी हो सकता है भरे हो, एग्जाम दिए हों, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज उनका अटेस्टेशन फॉर्म आया था। और उसी जो है शुभकामनाओं के साथ आपके लिए भी उस अटेस्टेशन फॉर्म का जो है हम आशा करते हैं ईश्वर से, प्रभु से, कि आपके लिए भी जल्दी भी वो अटेस्टेशन फॉर्म आ जाए, आप भी जाके जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? ध्यान रखिएगा। तो अंडे में विटामिन भी मिलेगा, विटामिन के साथ साथ क्या भाई, प्रोटीन्स मिलते हैं। अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसको हम लोग जर्दी बोलते हैं या योक बोलते हैं, उसमें जो है सल्फर भी पाया जाता है, गंधक पाया जाता है। और जो सफ़ेद वाला भाग है तो उसमें पाया जाता है क्या, प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा लिक्विड है जिसको गर्म करते हैं तो सॉलिड हो जाता है। तो ध्यान रखना भैया, वो है अंडा। बाकी सभी लिक्विड को गर्म करिएगा वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा और जो मतलब दूसरे फॉर्म में आएगा, लेकिन एकमात्र यही है कि जो क्या है, गर्म करने पे और ये सॉलिड होता है। तो ध्यान रखेंगे। और अंडे का जो सफ़ेद भाग है उसमें प्रोटीन तो पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो आप लोग एक बार मैच भी करिएगा, शायद उसका नाम है एल्बुमिन। और जो अंडा जो होता है उसका हार्ड पार्ट जो होता है ऊपर का कवच, कवर जो होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि अंडे का जो है हार्ड आवरण जो होता है, कवच जो होता है, उसका जो कवर होता है वो किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आइए आपका क्वेश्चन है
कि अंडे में वो कौन सा विटामिन है जो लगभग पाया नहीं जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपका यहाँ जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विटामिन सी जो है आपको अंडे में नहीं मिलेगा। चलिए ए तो मिलेगा ही, आंख के लिए जो है ए जरूरी है, अंडा खाने से विटामिन ए मिलता है। सी नहीं मिलता है, उसका जो पीला भाग है उसमें विटामिन डी भी मिलता है, कुछ भाग में जो है कुछ जो है मात्रा तक उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी मिलता है, बी भी मिलता है। मीन्स उसमें केवल विटामिन सी, ये चारों ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, विटामिन सी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हम लोग टिमटिमाते हुए तारों को देख पाते हैं या तारे हमको दूर से जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये टिमटिमाना क्या है यार? तो हम लोग एक बचपन से हम लोग भी पढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, तो ट्विंकल मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। टिमटिमाना मतलब लाइट को कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा दिखाई देना। तो रात को अगर हम आकाश में देखते हैं तो आकाश के तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए। उनका लगता है कि कभी लाइट जो है बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये होता है टिमटिमाना। तो क्वेश्चन आपका है कि वो टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके दो तीन रीजन है। पहला तो रीजन है कि उन तारों का लाइट जो है हमारे अर्थ तक, हमारे आंखों तक पहुंचने में बहुत सारे एयर के लेयर से होकर गुजरते हुए आना पड़ता है। ठीक है, उसमें डेंस मीडियम भी हो जाता है, रेयर मीडियम भी हो जाता है एयर का, हवा का। तो मेन लेकिन रीजन उसका क्या है भाई? तो ध्यान रखेंगे उसका मेन रीजन होता है, ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए, ऑप्शन ए, कि हमारे तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं हम। उसका मेन रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया समझना है। अपवर्तन मीन्स क्या होता है? रिफ्रैक्शन। दो चीज होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन जिसको बोलते हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अपवर्तन क्या होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें, ये देख लीजिए, मान लीजिए ये है एयर और ये क्या है? मान लीजिए वाटर मान लेते हैं, ये है वाटर। मतलब एयर बोले तो हो गया रेयर मीडियम और वाटर बोले तो क्या हो गया? डेंस मीडियम। अब मान लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसा, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है। अब क्या होगी भाई? ये तो एयर मीडियम था, अब वो जा रही है किस में? वाटर में जा रही है। तो वाटर में जाने से यहाँ पे देखिए, आप लोग को डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, चैप्टर ही है, ये होता है नॉर्मल। तो ये जो है अब क्या करेगी भाई? ये अपने मूल रास्ते से, उसको ऐसे आना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो कैसा हो जाएगी? ऐसा हो जाएगी। मीन्स जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या रेयर से डेंस, डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, तो अपने मेन रास्ते से वो क्या होती है? डेविएट हो जाती है, अपने मूल पथ से जो है रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखेंगे, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है भाई? तो प्रकाश का अपवर्तन। पहला ऑप्शन है, ये देखिए अपवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। देखिए ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आइए देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? मीन्स जल्दी जो है, मतलब उसमें आग भी पकड़ेगी और जल जाएगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक हम लोग पढ़े हुए हैं प्रज्वलन ताप, आप भी पढ़े होंगे प्रज्वलन ताप, या उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में उसको मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है, उसी को उसका हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं या प्रज्वलन ताप बोलते हैं। सपोज मान लेते हैं एक कागज है, उसको जैसे ही मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी 50 डिग्री मिला, वो जलना शुरू हो गया। अब एक लकड़ी है, उस टेम्परेचर पे नहीं जलेगा, उसके लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए।
तो जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसी को उसका हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्रज्वलन ताप बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ज्वलनशील है, जल्दी आग पकड़ेगा, जल्दी उसमें कैच फायर, आग जो है पकड़ेगा, वो कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन देख लीजिए, है रुई है, नायलॉन है, ऊन है, रेशम है। ये चारों में से आपको बताना है। तो ध्यान रखना भैया, सिंथेटिक में पहले अपना नंबर आता है किसका, नायलॉन का। और नायलॉन जो है सबसे जल्दी जो है क्या करता है, आग पकड़ेगा, वो अधिक ज्वलनशील है। मीन्स इन चारों में सबसे अधिक माने सबसे कम ज्वलन ताप किसका है भाई, नायलॉन का। मतलब वो जल्दी जो है आग पकड़ेगा, कौन, नायलॉन। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, नायलॉन। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने ऑप्शन बता दिया, लेकिन अब इसके पीछे का फैक्ट जो है इससे रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि हमारे इस दुनिया में, यूनिवर्स में सबसे पहले जो है खोजे जाने वाला या बनाया जाने वाला मैन मेड आर्टिफिशियल जो है रेशा कौन सा है, फाइबर कौन सा है? तो याद रखिएगा, दैट इज नायलॉन। नायलॉन जो है पहला रेशा जो है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। कब बनाया गया भाई? तो याद रखेंगे 1935, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख भी दे रहे हैं। 1935 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, कैरोथर्स। याद रखिएगा, उनका नाम क्या था, कैरोथर्स। ये वैज्ञानिक ने जो है क्या किया था भाई, तो इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है प्रयोगशाला में जो है नायलॉन को बनाया था। कब? 1935 में। अब क्वेश्चन है, इसका नाम के पीछे भी देखिए रीजन है, नायलॉन। तो NY से आपको न्यूयॉर्क पढ़ना है, NY ध्यान रखिएगा, नायलॉन। याद रखेंगे, ये दो वर्ड से मिलकर, दो शब्द से बना है नायलॉन। ये नाई जो लिया गया है ये न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क, LON, ये क्या हो गया भैया, लंदन हो गया, लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के सहयोग से, दोनों के वैज्ञानिकों के सहयोग से बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, नायलॉन। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नायलॉन जो होता है वो एक जो है क्या है, पॉली जो है फाइबर है, मतलब क्या, बहुत सारे जो है मोलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किस मोलिक्यूल के मिलने से बना है, किसके चेन से बना होता है? तो याद मार के रखिएगा, रट्टा मार के रखिएगा कि नायलॉन जो होता है पॉलीएमाइड का जो है पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। बहुलक किसको बोलते हैं? जब कई मोलिक्यूल्स मिलके एक लंबे चेन का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक या पॉलीमर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, या हिंदी में बोलेंगे बहुलीकरण। तो याद रखेंगे कि नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन किस वर्ड से बना है? तो नाई प्लस लॉन, नाई NY बोले तो क्या हो गया, न्यूयॉर्क, और लॉन बोले तो क्या हो गया, लंदन, ब्रिटेन। उन दोनों के नाम से लिया गया है। अब क्वेश्चन है, इसका खोज या आविष्कार प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बनाया भाई? उस वैज्ञानिक का नाम था क्या भाई? तो कैरोथर्स। और कब बनाए थे? 1935 में बनाए थे। और याद रखेंगे कि पहला जो है मानव निर्मित रेशा है, कौन? नायलॉन। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ इसमें हमने आपको कई सारी चीजें आपको दे दी है। इसी तरह से हमारा जो है हर क्वेश्चन का जो है जितना मैक्सिमम चीज होगा उससे रिलेटेड सब आपको हम बताते चलेंगे। मजा आ रही है ना? यस, ध्यान रखना भैया, इसी तरह से मजे के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं उनसे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्या भाई, कि मंगल और बृहस्पति, मंगल बोले तो मार्स, बृहस्पति बोले तो जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें कुछ जो है हेवनली बॉडीज जो है छोटे छोटे होते हैं, जो
प्लैनेट से छोटे होते हैं, वो मूव करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? या ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाने वाले जो आकाशीय पिंड है उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन को आप देखिए, पहला ही ऑप्शन है आपका क्या? एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉयड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, क्षुद्र ग्रह, ये देखिए क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड सेम चीज है, जो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। इसको धूमकेतु भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? धूमकेतु। अब आइए देखिएगा, क्वेश्चन देता है कि सबसे बड़ा जो है एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर एस्ट्रॉयड पूछता है, क्षुद्र ग्रह पूछता है, तो उसका नाम है सेरेस। सेरस, ऐसा सेरस, याद रखेंगे। कौन है भाई? सेरस। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है भाई? सेरस होता है। और क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग तो जाते हैं कपड़े के दुकान पे, और खास करके जो है हमारी माँ बहनें जो है, ठीक है, जो औरतें जो है जाती हैं दुकान पे, तो भाई वो बढ़िया से खरीदारी करती हैं। हम लोग जेंट्स लोग क्या करते हैं, गए एक दो कपड़े देखे, हाँ ठीक है भैया ये दे दो, लिए और चलते बने। लेकिन लेडीज लोग में बराबर उसको जो है एकदम टच करके जो है कौन सा कपड़ा है, भले वो नहीं जान रही है कि शिफॉन है कि कौन सा है पॉलिस्टर है, लेकिन जरूर पूछेंगी कौन सा कपड़ा है, और उसको बराबर जो है टच करके देखेंगी, ठीक है, कि कौन सा कपड़ा है, और बताते हैं कि हाँ ये कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है, ऐसा कॉटन है कि पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है, ये बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया उसके हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। क्वेश्चन है कि सूती और ऊनी वस्त्र है, कॉटन और उलेन है, रेशा फाइबर, उसको कैसे हम पहचानेंगे कि भाई ये सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का पहचानने का एक तरीका है कि जलाइए उसको। क्या करिए? जलाइए, उसके फाइबर को लेकर दोनों को जलाइए, और जलाने के बाद जो पूर्णतः जल जाएगा उसका राख बन जाएगा, है ना। ऊनी वस्त्र में क्या होगा, जलाएंगे उसको तो जलेगा, लेकिन वो जो जैसे प्लास्टिक वगैरह को जलाते ना, वैसे सिकुड़न, उस तरह से हार्डनेस उसमें बची रहेगी। लेकिन जो प्योर कॉटन रहेगा वो जल जाएगा, ऐसा राख जैसा क्या हो जाएगा, मसल सकते हैं उसको, मसल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि सूती और ऊनी वस्त्रों को पहचानने का एक ही उपाय है, उसको जलाइए, जला के देख लीजिए क्या है भाई कि उसका किसका जो है प्योर जैसे राख जैसा मुलायम एकदम हो गया, लेकिन ऊनी वाले में क्या होगा, कुछ हार्डनेस बच जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर जो है पूछते रहता है ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गलनांक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट या पिघलन बिंदु किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि वैसा टेम्परेचर, वह न्यूनतम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड ठोस पदार्थ लिक्विड अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, उस सॉलिड के लिए क्या चीज, गलनांक बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलना है, मींस इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी सॉलिड है जिस टेम्परेचर पे पिघलता है, उसी टेम्परेचर को उसका हम गलनांक बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन है कि बर्फ पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दबाव देते हैं, तो उसका गलनांक क्या होगा? तो क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा आइए देखिए बता रहे हैं आप लोग। और ये गर्मी का दिन है, आंसर यहाँ आपका है ए।
गर्मी का दिन है, गोला खाते होंगे, वो जो बर्फ को घिस कर फिर उसको लेता है और ऐसे ऐसे बड़ा सा गोला बना के आपको देता है। तो भैया देखो वो तो बारीक जो क्रिस्टल के रूप में आ गया, घिस दिया तो, लेकिन जैसे उस पर प्रेशर देता है, वो दबाता है तो एकदम हार्ड बन जाता है और हम लोग बराबर लेकर उसको क्या करते हैं, मजा लेकर जो है गर्मी का आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो दबाया उसने तो आपस में क्या हो गए, सट गए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब वो जल्दी नहीं गलता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ध्यान रखेंगे प्रेशर बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, घटता है। बर्फ के केस में बता रहे हैं। अब इतना तो हम लोग जान गए। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा एक दो पॉइंट अलग अलग बता देते हैं। हमने गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, इसी से रिलेटेड एक रहता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर जो है बॉयल करता है कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और सबसे तो मजेदार ये है, बर्फ के ही सेंस में इसको भी बताएंगे कि ध्यान रखिएगा, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जमांक बिंदु, जमने वाला पॉइंट। मीन्स इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, जमने लगता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो याद रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और बर्फ के केस में ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि बर्फ का जो है मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी पूछेगा, यही होगा क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ का बॉयल मेल्टिंग पॉइंट और क्या चीज़, फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बीच वाला चीज़ होता है। जैसे ऊपर प्रेशर माने ये टेम्परेचर बढ़ेगा 0 से जैसे 1 की तरफ बढ़ना शुरू होगा, आइस जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। और जैसे 0 से नीचे बढ़ेगा तो वो जो है बर्फ के ही रूप में और सॉलिड होने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का जो है फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेंगे नेक्स्ट जो है इसी तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज फैक्ट लेते हुए, दिमाग को एकदम बढ़िया से जो है नॉलेज देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए एक फिगर लगाए हैं और आप पहचानो ये कौन है। तो ध्यान रखना भैया, ये हमारे सुपर हीरो हैं, इंडिया के हीरो नंबर 1। ध्यान रखिएगा कौन है, पहचान गए। आइए अब आइए क्वेश्चन के साथ इनको आपको पहचानवाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, सूर्योदय होते समय और डूबते समय जो है आकाश या सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो ध्यान रखिएगा इसका रीजन है और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर वेरी करेगा। सुनिएगा कि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, या आसमान जो है लाल दिखाई देता है पूर्व पश्चिम का उगते और डूबते समय, इसका रीजन क्या है। तो एक रीजन तो ये होता है भाई कि सूर्योदय के समय सन से जो लाइट निकलता है उसमें रेड जो रे होती है उसकी जो है क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं उसको, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और आंखों पे वो तिरछी जो है किरणें पड़ती हैं, आती हैं, इसीलिए वो हमको क्या रेड दिखाई देता है। उसका वेवलेंथ सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है रेड का। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ ऑप्शन क्या कर रहा है भाई, प्रकाश का विकिरण नहीं, जल वाष्प नहीं, धूल कण नहीं, प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा यहाँ आंसर जाएगा आपका डी, ये डी रहेगा आंसर। ये प्रकीर्णन क्या होता है, तो ध्यान रखना इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्या चीज होता है, तो सनलाइट जब चलती है सुबह शाम में, है ना, तो उस दौरान क्या होता है भाई, या दिन भर जो है लाइट आता है तो उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में धूल कणे हैं, गैस हैं, वाष्प हैं, पानी की भी बूंदें हैं, तो उनसे जो है लाइट जो है क्या होते हैं टकरा कर जो है वो
फैलते हैं। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉर्निंग एंड द इवनिंग, दोनों टाइम में जो है सन जो है हमको कैसे दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं, रेड कलर का दिखाई देते हैं। और ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप याद रखिएगा कि लाल कलर जो है, लाल प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य है उसका सबसे ज़्यादा होता है और हमारे आंखों तक वो जल्दी पहुंचता है, इसीलिए हमको लाल दिखाई देता है सुबह और शाम में। अब ये तो हो गया प्रकीर्णन के बारे में। और याद रखेंगे यही हमारे महानुभाव, इनको सत सत नमन, हमारे देश के लाल हैं भैया, ये हमारे हीरो हैं, इनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। और शायद आप लोग गेस कर लिए होंगे कौन है ये, डॉक्टर सीवी रमन। आइए इनके बारे में थोड़ा सा चीज बता देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जो है 1928 में, 1928 में, और तारीख भी देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए तारीख यहाँ लिखने का कोशिश कर रहे हैं, 28 फरवरी 2 और 1928। इस समय उन्होंने खोज किया था किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था भाई, तो ध्यान रखेंगे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, तो भारत का पहला वैज्ञानिक जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे भाई, तो डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, 1930 में। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज के लिए इनको मिला था, तो याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। अब क्वेश्चन आइए देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 तारीख 28 फरवरी हमारे जो है लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या चीज, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे 14 को रहता है, 14 फरवरी, तो उसका डबल कर लो, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे तो सबको याद रहता है, लेकिन इनको याद रखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए अब देखेंगे, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हर साल 28 फरवरी को जो है हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, लेकिन कब से मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ऐसा नहीं कि वो 1928 में इन्होंने खोज किया था उसी समय से हम लोग मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे 1987 में, याद रखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मना रहे हैं। कब से, यहाँ लिख दिया आपको, देखिएगा। अभी पैड पे जो भैया अपना लिखने का हैबिट नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1987 से जो है 28 फरवरी को जो है हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए यह देखिए बढ़िया क्वेश्चन फिजिक्स से है। घरों में विद्युत संयंत्र को जोड़ा जाता है, हम लोग अपने घर में जो है ट्यूबलाइट, फैन, एसी, कूलर सब जोड़ते हैं, वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस सीरीज में जोड़ा जाता है। तो एक चैप्टर है आपका, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, जिनको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, जिसका प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम, ओम होता है। तो वो तो अलग की बात है, पहले यहाँ देखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस है। अब ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस को जोड़ने का 2 तरीका होता है, एक सीरीज में होता है, सीरीज बोले तो एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर उसका प्लस उसका माइनस, इस तरह से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ना। और दूसरा होता है कि 2 3 4 जो है रेजिस्टेंस है, सबका प्लस साइड एक साथ और सबका माइनस साइड एक साथ जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेजिस्ट, माने ये पैरेलल सीरीज बोलते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना बोलते हैं। तो याद रखिएगा
हमारे घरों में जो है जितने भी चीज़ें जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखिएगा वो होता है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम की विशेषता क्या है, ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम में है कि अगर पैरेलल साइड माने सीरीज में जोड़े हुए हैं तो अगर बीच में का कोई एक फ्यूज हो गया बल्ब तो क्या होगा भाई, बाकी सभी जो है काम करेंगे, केवल वही जो है नहीं काम करेगा। लेकिन सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, सीरीज में अगर जोड़े हैं एक से दूसरे को कनेक्ट किए हैं, अगर बीच में से एक का कनेक्शन गायब हो गया वो पूरा सीरीज आपका जो है पूरा क्या चीज, ये परिपथ जो है पूरा सर्किट ही आपका क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए घरों में जो है विद्युत संयंत्रों को जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखेंगे समांतर क्रम में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा कौन, बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर ही है, इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा चीज आपको बताएंगे जब चैप्टर वाइज आएंगे तब। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना, तो लोहा में जंग कैसे लगता है भैया? तो कोई काम का नहीं है लोहा को, या काम है बाद में बहुत समय के बाद उसको कहीं फेंक दिए, रख दिए अटपटे जगह पे, है ना, जहां से उसमें जंग लगने का चीजें जो है मिल गया, उसमें जो है जंग लग जाएगी। उसी तरह से अपनी बुद्धि है, विचार है, इसमें भी जंग लगता है। अगर सही लोगों के साथ है, एक्टिव लोगों के साथ है, ठीक है, तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे, तरोताजा रहोगे, काम करते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है, वैसे ही लोगों के साथ हैं जो निठल्ले हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए हमने शुरू में बोल दिया क्या चीज, कि मंजिल मिलना ना मिलना वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये तो गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात है भैया, ध्यान रखना। तो हम लोग को हमेशा एक्टिव रहना है, चुस्त दुरुस्त रहना है, कभी लेजीनेस नहीं अपने अंदर लाना है, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कभी जंग लगने वाला नहीं है। आइए, यहाँ लोहे की जंग लगने की बात है कि रस्टिंग होता है लोहे में, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो पहले वो बता देते हैं कि देखिए लोहा में जंग लगने के लिए मुख्य कारण क्या क्या होना चाहिए भाई। अगर उसको नमी मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए क्या चीज, जंग लगने के लिए। तो मेन रूप से ये दो चीज मिल गया तो लोहे में क्या, और एयर है, ये एयर में खुला है वो, मतलब ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, जंग लगना उसमें शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन सा चीज जो है जंग लगने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उसमें लाइट का होना कोई जरूरी नहीं है, लाइट रहे नहीं रहे, केवल नमी और एयर बोले तो ऑक्सीजन, ये दोनों का प्रेजेंस हो गया, मौजूदगी हो गया, तो उसमें जंग लगना शुरू। अब यहां से आप चीज बताएंगे आपको कि लोहे में जंग लगना क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना भैया, जंग लगने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज है एक प्रकार का, वो केमिकल जो है रासायनिक क्रिया होता है। उस हिसाब से अब देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बी, रासायनिक क्रिया है, केमिकल चेंज है। तो सुनिएगा, ये तो हो गई जंग लगने की बात। अब जो है क्वेश्चन अब आगे क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कौन सी क्रिया है। मीन्स दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। तो याद रखेंगे लोहे में जंग लगना ये होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। याद रखना भैया, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, क्या लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, वो तो रहने दो, पहले ये देखो, यहाँ भी जंग लगता है, कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली खाएंगे पिएंगे, तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोटा हो जाओगे, और कुछ करोगे नहीं, इसलिए लेजिया जो जहाँ मन चलोगे चलते रहोगे, मोटे तगड़े हो जाओगे, ठीक है, फैट बढ़ जाएंगे। उसी तरह से अगर जंग लगती है लोहे में तो ध्यान रखना उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है। अब क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उसको हमको क्या करना पड़ता है। तो वर्ड है, दो तीन वर्ड है, एक ही का दो तीन वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन। एक मिनट यहाँ लिख रहे हैं,
ध्यान रखिएगा, गैल्वे है ना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और भी इनके नाम हो सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं यसद लेपन, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, टेक्निकल, हाँ, यसद लेपन। और कुछ बोल सकते हैं क्या आप लोग जानते हैं? यस, जानते होंगे, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर मिलता रहता है। इसी को बोल सकते हैं जस्तीकरण। लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है, जस्तीकरण, तो ध्यान रखेंगे, यसद लेपन, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, ये सभी एक ही टर्म्स हैं। तो याद रखेंगे, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो उसी घटना को, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन या जस्तीकरण। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जो किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखेंगे, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, बोले तो जेडेन, जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, वो कौन सा गर्म करने का वो कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखेंगे, रड को गर्म करते हैं, रड का एक छोर जो है आग में रख दिए और दूसरे छोर को पकड़े हैं, कुछ समय के बाद हमको रड को छोड़ना पड़ेगा, इतना गर्म हो जाएगा वो। तो उसमें रड में जो गर्म होने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? उसको बोलते हैं चालन मेथड, कंडक्शन। एक उसका मोलिक्यूल दूसरे को हिट दिया, ऐसे हिट देते देते पूरे को जो है रड को, सॉलिड है ना, पूरे को गर्म कर दिया। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या? कंडक्शन या चालन। संवहन में क्या होता है कि किसी जो है बर्तन को पहले हम डायरेक्ट हीट मटेरियल को नहीं दे रहे हैं, बर्तन को हीट दे रहे हैं, उससे हीट लेकर जो गर्म हो रहा है। जैसे केतली में, केतली बोले तो एल्युमिनियम का बर्तन है मान लीजिए, और उसमें पानी रखे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। तो ये बर्तन को गर्म हम कर रहे हैं, उससे हीट लेकर वो गर्म हो रहा है पानी। तो इस प्रोसेस को, और इसमें क्या होता है, जो सतह से लगा हुआ जो है वाटर मॉलिक्यूल से, वो जो है हीट ऑब्जर्व करता है, और हीट ऑब्जर्व करने के चलते उनमें क्या होती है, काइनेटिक मोशन आ जाता है, वो भागदौड़ शुरू हो जाती है, ऊपर जाते हैं ठंडे वाला नीचे आता है, ऊपर जाते हैं ठंडे वाला नीचे आता है, और इस तरह से पूरा पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो इस मेथड को बोलते हैं संवहन या कन्वेंशन मेथड बोलते हैं। अब तीसरा होता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारी पृथ्वी जो सूर्य से जो है क्या कर रही है, विकिरण उसका आ रहा है, मतलब उसकी प्रकाश आ रही है, उसके रेडिएशन से जो हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का गर्म होना कौन सा एग्जाम्पल है? तो याद रखेंगे होता है रेडिएशन, या उसी को बोलते हैं विकिरण माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है कि केतली में पानी गर्म करना किसका उदाहरण है? तो बेस्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा बी बोले तो क्या हो गया, संवहन, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन मेथड। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कुपोषण। ध्यान रखना भैया, कुपोषण का नाम लेते ही दिमाग में आ जाता है अपने को कुपोषण, मतलब कि उनका पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है बराबर नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, इसलिए इंग्लिश वर्ड भी आपके लिए दिए हुए हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो भैया ध्यान रखना कि माल न्यूट्रिशन के लिए एक ही रीजन होता है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की कमी को या सफिशिएंट मात्रा में बॉडी को, किसी के बॉडी को अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माल न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं कुपोषण। तो याद रखेंगे कुपोषण का मेन कारण क्या है भैया, तो याद रखेंगे प्रोटीन की कमी। ऑप्शन रहेगा डी आंसर रहेगा। अब दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट पूछता है कि प्रोटीन की कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है, या लोगों में कौन सी बीमारी होती है? तो एक बीमारी होती है
क्वासियोरकर, और दूसरी बीमारी होती है मरास्मस। यहां लिख दे, यस, लिखने का कोशिश करते हैं, याद रखेंगे। ये है क्वासियोरकर, ठीक है। और एक दूसरी बीमारी है मरास्मस, ये दो बीमारी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कमी से होती है भाई? तो प्रोटीन के कुपोषण से या प्रोटीन की कमी से। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाली दो बीमारी अगर पूछता है या किसी का नाम पूछता है बीमारी का, तो है क्वासियोरकर और मरास्मस। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 12। ये क्या बोल रहा है भाई? उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं मतलब क्या है? असत्य है, गलत है। तो गलत वाले ऑप्शन को यहां से आपको छाटना है। तो देखिएगा, पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। ये बढ़िया है, सही है। कोई भी वस्तु है उसका मास, द्रव्यमान, यहां रखिए, चांद पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, मास में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, हमको गलत छाटना है। दूसरा देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। यस, मास, हमारे बॉडी में द्रव्यमान ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा हो सकता है, कम है, कम हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो जो है क्या करता है? प्रभावित करता है किसको? उसके जो है वेट को। मीन्स वेट उससे कम ज्यादा हो सकता है मास के घटने बढ़ने से। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। यस, भार की बात है, वेट की बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम ज्यादा होने से क्या होता है? वस्तु का भार भी प्रभावित होता है। सही बात है, ठीक है। मतलब अब तो पक्का हो गया, क्या चीज? ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा आपका गलत है। अब क्या गलत है, क्यों गलत है, आइए देख लेते हैं इसको, ये टिक कर देते हैं। ऑप्शन आंसर रहेगा डी, असत्य है, गलत है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ध्यान रखिएगा कैसे। तो एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि जब मनुष्य को चांद पे ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव होता है। तो ध्यान रखना भैया, द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वजन गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं, मतलब कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो पृथ्वी पर के वेट का वहां पर कितना हो जाता है? 1/6। अगर मान लीजिए कोई आदमी पृथ्वी पे 60 किलो का है, ठीक है, तो चांद पे ले जाए तो कितना हो जाएगा? 1/6। मतलब कितना? लगभग वो कितने किलो का होगा? 10 किलो का होगा। लेकिन उसका हाथ, पैर, मुंह ये सब बदलेगा नहीं। 2 हाथ हाथ ही रहेगा, 2 पैर पैर ही रहेगा, मास नहीं बदलेगा, लेकिन वेट परिवर्तित होता है। कितना? 1/6 टाइम। कहाँ? चांद पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इसको आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। मतलब उसका टेम्परेचर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री पे लाते हैं तो उसको 8 मिनट लग रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो है इस गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका रीजन क्या है भाई कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, देखिए यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंट है, लेकिन वो 70 से 60 कर रहे थे तो वहाँ 8 मिनट का लग रहा था। यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड को 70 पे ला रहे हैं, तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे मार देंगे क्या चीज़ कि 8 ही मिनट ही लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, 8 मिनट से थोड़ा सा कम वक्त लगेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सर्च भी कीजिएगा कि कोई भी लिक्विड है या वस्तु है, कोई भी उसको गर्म पानी जो है गर्म 70 डिग्री तक गर्म है,
उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक ला रहे हैं, 8 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर 80 डिग्री टेम्परेचर है, उसको 70 ला रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? तो लगभग 8 मिनट से थोड़ा सा कम लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया है और ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, आप जानते हैं, ठीक है। फिर भी हमारा काम है बताना, लेकिन इससे रिलेटेड जो फैक्ट रहेंगे वो भी साथ में आपको बताएंगे। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप में कितने डिग्री तापमान का जो है, ठीक है, माने वो कौन सा रीडिंग है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ रहे हैं फिर से। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा। किसी नहीं, किस तापमान पे। अब हम ऐसे समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड वाला जो रीडिंग है देने वाला जो है यंत्र है और फ़ारेनहाइट वाला जो यंत्र है, दोनों का टेम्परेचर सेम इंडिकेट करेगा। इसमें अगर जितना है तो उतना ही इसमें भी इंडिकेट करेगा। लेकिन ये सेंटीग्रेड वाला यंत्र है और ये क्या है? फ़ारेनहाइट वाला है। तो ध्यान रखेंगे वो होता है टेम्परेचर कितना? -40 डिग्री। ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ जानिएगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने जो होते हैं, तो उनसे जो रीडिंग होता है तो उसके लिए एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है? या ऐसा भी हो सकता है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखना भैया। तो सेंटीग्रेड C बाई, याद रखेंगे कितना, 100 इक्वल टू F -32 अपॉन कितना, 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं उसमें जो है क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। C से बोले तो सेंचुरी, याद करने का तरीका बता रहे हैं। C से सेंचुरी मतलब सेंटीग्रेड, नीचे में सेंचुरी बोले तो 100 रखना है। C बाई 100 इक्वल टू F -32 अपॉन कितना, 180 डिग्री। अब होमवर्क आपके लिए रहेगा घर के लिए कि आपको क्या करना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का इक्वल वैल्यू रखिए आप, x मान के चलिए और दोनों का x वैल्यू पुट कीजिए। आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा कितना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखेंगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है भाई, देखिए, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि उस ध्वनि की प्रतिध्वनि बोले तो इको साफ तौर पे सुनने में सक्षम हो जाए। मतलब एक परावर्तक सतह से इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं और हमको इको प्रतिध्वनि सुनाई देता है। खास करके देखिएगा, नदी वगैरह के किनारे जाइए, पहाड़ी के किनारे जाइए, या बड़ा सा हॉल है उसमें आप बोलेंगे तो लगता है जैसे बोलेंगे हेलो इंडिया, उधर से भी लगेगा कोई बोल रहा है हेलो इंडिया। और हम लोग ये प्रैक्टिकली करके देखे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ये उधर से आवाज़ को पुनः जो है रिटर्न होकर आना, इसी को प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इको सुनाई देने के लिए जहाँ से आवाज़ निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसके और जहाँ से उसको रिफ्लेक्ट होना है उसके बीच का डिस्टेंस लगभग कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन एक आएगा आपके दिमाग में कि सर ये जो हॉल होता है, सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए, वो तो बहुत बड़ा रहता है। उसमें तो मान लीजिए शुरू वाले दीवार से और जहाँ पर्दा लगा रहता है उसका डिस्टेंस तो 17 मीटर से ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ पर तो सुनाई देना चाहिए। यस, आप बिल्कुल सही हैं, सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसके जो दीवार रहते हैं वो साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं। मीन्स ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिध्वनि को साफ तौर पे सुनने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, तो लगभग जो है श्रोता और स्रोत दोनों के बीच की दूरी, मीन्स जहाँ से आवाज़ निकल रही है और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों के बीच की दूरी गैपिंग कितना होना चाहिए, लगभग कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा है चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए
ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब हम पढ़ाएंगे इसको बहुत बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट और 250 बल्ब में कितनी विद्युत वोल्ट की क्षमता जो है वाली जो है धारा को प्रवाहित करेगी। ध्यान रखिएगा, धारा क्या होता है? करंट। और करंट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे आप लोग, और उसका पहले ही चैप्टर शुरुआती में ही उसका जो है डिफिनीशन रहता है। धारा किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। और याद रखेंगे धारा का यूनिट होता है क्या चीज? एम्पियर। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां देखिए सभी ऑप्शन का आपको यूनिट दिया हुआ है एम्पियर, मतलब वो धारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो V I हो गया करंट और R क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी बेस से आप जो इसका आंसर निकालेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका कितना? ऑप्शन आएगा सी, 0.4 एम्पियर की धारा क्या होगी? बहेगी। कैसे? तो याद रखेंगे, हो जाएगा कितना? 100/250 कर लीजिएगा इसको, कैलकुलेशन आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और भी क्वेश्चन बताएंगे हम, जब बताएंगे इसका न्यूमेरिकल्स तो इसको जो पूरा विस्तृत बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि इतने वाट के इतने बल्ब इतने समय जलाए जाते हैं तो कुल कितने यूनिट आएंगे, कितना जो है बिजली का कंजप्शन होगा, ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक ही वीडियो में टोटल बता देंगे तो फिर आगे का वीडियो का मजा क्या रहेगा, उसमें बताएंगे आपको न्यूमेरिकल्स वाले में। आइए 17 नंबर 17 देखिए, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगी? साउंड। ध्वनि बोलते क्या होता है? साउंड। अब पहले भैया क्वेश्चन जानना कि साउंड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? और शायद इसमें से आप जितने देख रहे हैं उनमें से हमको लग रहा है कि 20% ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि साउंड के स्टडी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हम जानेंगे कि हाँ आप पढ़ते हैं। अदरवाइज आप मन से मेहनत नहीं कर रहे हैं। मन से मेहनत करते तो आपको जरूर ये आता क्वेश्चन। लेकिन चलिए, हमारा काम है बताना, अगर नहीं जानते हैं आपको जानिए इसको। तो साउंड के स्टडी को हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक्स। लिख रहे हैं यहाँ पे, साउंड के स्टडी को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड क्या बोलते हैं भाई? एकॉस्टिक्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब क्वेश्चन है कि साउंड सबसे ज्यादा किस में चलेगा। ध्यान रखना भैया, साउंड का एक चैप्टर ये बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहे हैं कि साउंड जो होता है उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम क्या होता है भाई? हिंदी में माध्यम बोलते हैं। तो देखिए, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो, लेकिन विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है बिना मीडियम का। उसके लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ध्यान रखेंगे, जिसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज में रहेंगे, सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज में रहते हैं, उससे कम जो होते हैं लिक्विड में, गैस के पार्टिकल ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो जिसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज रहेंगे, मतलब जो ज़्यादा सॉलिड रहेगा, उसमें साउंड बहुत दूरी तक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर साउंड का स्पीड देखा जाए तो किस में होगा? सॉलिड में। उससे कम किस में होगा? लिक्विड में। सबसे कम होगा किस में? गैस में। लेकिन क्वेश्चन है कि साउंड कहाँ से नहीं पास कर सकता है, या साउंड किस में नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, वो हो जाएगा क्या? निर्वात, जिसको बोलते हैं क्या? वैक्यूम। मीन्स वैक्यूम से ये जो है साउंड आपका पास नहीं हो सकता है। लेकिन लाइट के सेंस में अगर चलेंगे तो लाइट के लिए जो है मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, वो निर्वात से, वैक्यूम से भी पास कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है कि साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगा, तो ध्यान रखेंगे किस में होगा भाई? तो यहाँ देखिए, वायु है, स्टील है, निर्वात है, जल है। तो देखिए स्टील इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड है।
आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट पूछता है कि हवा में, एयर में सामान्य टेम्परेचर प्रेशर पे जो है साउंड का स्पीड कितना होता है, या सामान्यतः जो है साउंड का स्पीड हवा में जो है वायु में कितना होता है। तो याद रखना भैया 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। तो एयर में सब में अलग अलग है, पानी में अलग होगा, लोहा में अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में अलग होगा, सब में अलग अलग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि एयर में जो है साउंड का स्पीड जो होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साउंड सबसे ज्यादा किस में चलेगा? सॉलिड में चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, विलेय को बिलियन से पृथक करने के लिए कौन सा इसमें अपनाया जा सकता है, कैसे पृथक किया जाता है? पृथक मतलब अलग करना, विलेय मतलब होता है सॉल्यूट और विलेयन मतलब होता है सॉल्यूशन। ये क्या चीज होता है इसके भी बारे में बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। शरबत बनाते हैं हम लोग तो पानी जो होता है और उसमें डालते हैं क्या? चीनी। तो चीनी जो डाल रहे हैं उसमें वो हो गया सॉल्यूट, मतलब जो घोला जाता है, और जिसमें घोलता है उसको बोलते हैं क्या चीज? मतलब उसको घोलक बोलते हैं। एक हो गया विलेय, एक विलेयन किसको बोलेंगे? तो जब पानी और शरबत आपस में मिल गए सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? विलेयन बोलेंगे। और लेकिन घोलक बोलते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट जिसको बोल सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का काम कौन किया भाई? पानी। पानी जो है सॉल्वेंट है, और चीनी क्या हो गया आपका? सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया। जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या हो गया? सॉल्यूशन, या उसी को बोलते हैं क्या चीज? विलेयन। तो आइए अब क्वेश्चन, सामान्य तौर पे कोई भी विलेय को विलेयन से अलग करना है तो देखिए अलग अलग के जो है सॉल्यूशन रहेंगे, उसमें अलग अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखना है सामान्य तौर पे दिया है, तो ध्यान रखिएगा जनरल जो होता है उसको वाष्पीकरण के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? इवापोरेशन के माध्यम से जो है उस सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं। सामान्य तौर पे है ये, बाकी सबका अलग अलग तरीका रहेगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा पानी और ये सरसों तेल को आपस में मिला दिए हैं, मिलता तो नहीं है मतलब उसमें डाल दिए हैं, वो कैसे अलग होगा? तो उसका अलग करने का तरीका अलग होगा, उसको भी इवापोरेशन द्वारा हम मेथड पे उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे विलेय को विलेयन से अलग करने, पृथक मतलब होता है अलग, अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जनरली याद रखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन का भी डिफिनीशन आपको बताएंगे बाद में। वाष्पीकरण। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम का तो आप लोग सिंबल जानते होंगे, ये देख लीजिए थोड़ा सा, Na। ठीक है, ये होता है सोडियम, और सोडियम धातु है। और ध्यान रखेंगे कि सोडियम जो है इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखेंगे सोडियम जो है एयर के संपर्क में जैसे आएगा, हवा ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब उसका कैरेक्टर सब जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। इसीलिए उसको हमेशा किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन और पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस जो है सफेद फास्फोरस है, ठीक है, उसको पीला फास्फोरस भी बोल सकते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है कहाँ? यस, पानी में। पानी में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि शुरू में एक क्वेश्चन आया था ज्वलन ताप वाला, ठीक है, तो जिसका ज्वलन ताप कम होता है, बताया तो उसमें क्वेश्चन, वो जो है जल्दी आग पकड़ेगा। तो फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है, प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है, लाइटिंग टेम्परेचर कम होता है उसका। तो जैसे ही अगर हम एटमॉस्फेयर में निकालेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का सामान्यतः टेम्परेचर मान के चलिए भाई 20 से 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही उसको ड्राइनेस आएगा उसमें, किसमें? व्हाइट फास्फोरस में, जैसे वो सूखेगा, पानी का लेयर उस पर से हटेगा, उसमें आपको माचिस की तिल्ली जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से उसमें आग पकड़ लेगा। इसीलिए हमेशा जो है श्वेत फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। अब आइए आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या भाई, यहाँ सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? मिट्टी तेल बोले तो केरोसिन ऑयल, मराठी में रॉकेल,
वो बोलते हैं। चलिए तो देखिए भैया, ए है क्या ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन दे रहा है कि अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए। अच्छे, दूसरा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। देखिए हमने बताया था कि जैसे एयर के संपर्क में आएगा ऑक्सीडेशन होने लगेगा इसका। तीसरा देख लीजिए, हवा में वाष्पीकरण होगा, नहीं। हवा में यह जलना शुरू कर देगा, नहीं। आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब हवा में इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक। और चेचक शायद इसका ऐसा घोषणा हो चुका है कि इंडिया से आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी यार सुनने को मिलता है आसपास के। अभी 2-4 दिन पहले हम इलाहाबाद में फ़ोन किए थे एक स्टूडेंट के पास, तो बताया कि उसके भाई को जो है क्या है, चेचक हो गया है। ठीक है, तो पता नहीं अभी कहाँ से आ गया, तो ध्यान रखेंगे चेचक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अक्सर एग्जाम में पूछता था कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था। टीका बोले तो क्या, ये इंजेक्शन जो देते हैं, सुई देते हैं, उसका। तो याद रखेंगे चेचक का टीका का खोज किया था, आविष्कार किया था किसने भाई? तो याद रखेंगे एडवर्ड जेनर। कहाँ ऑप्शन में? सी, एडवर्ड जेनर। ध्यान रखेंगे चेचक, इसको माता रोग भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोल सकते हैं, इसी कैटेगरी में है। तो इसके टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था भाई? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 21 लिए है हमने। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आओ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, सांस लेते हैं, लंग्स तक जो है जाता है एयर, ऑक्सीजन गया, लेकिन वहां तक गया तो उसके बाद काम कौन करेगा? तो वही है हमारा हीमोग्लोबिन। उस ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है और पूरे बॉडी के सेल्स में ले जाता है। तो आपके ऑप्शन में है क्या हीमोग्लोबिन? नहीं है, तो आंसर गलत है। नहीं, अब इसमें से सेग्रीगेट करो, आप सेलेक्ट करो कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो देख लो भैया, आपका प्यारा दुलारा है कौन? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल, श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मीन्स आरबीसी हमारे बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ले आने ले जाने का काम करता है गैसों का हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 22 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? पल्स रेट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हार्ट बीट जो है हमारा जो है होता है 1 मिनट में कितनी बार होता है, उसी को हम लोग नाड़ी का धड़कन जो है बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। तो आप पढ़े हैं, पहले भी वीडियो में हमने बताया था 72 बार पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार। तो आप क्या करोगे भैया? तो टाइम पूछा है यहाँ पे कि एक बार धड़कने में, एक बीट होने में कितना टाइम लगता है। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या, 72 कर देना, सिंपल सा फंडा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? ऑप्शन सी। मतलब एक बीट होने में कितना टाइम लगता है भाई? 0.8 सेकेंड लगता है एक बार के धड़कन में। और 0.8 से अगर आप 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो भैया आपका, ठीक है, आ जाएगा, सॉरी 72 बार से गुना कर दोगे आपका 1 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक बार में कितना लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन सी आंसर है। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो कितने को तो यही पता नहीं कि आंत्र ज्वर होता है क्या, लेकिन उसका इंग्लिश सब लोग जानता है, एक एक बंदा जानता है, जितने वीडियो देख रहे सबको पता है इंग्लिश उसका, लेकिन हिंदी में यहाँ पे दिया है कि आंत्र ज्वर किसके कारण होता है। तो आंत्र ज्वर को ही बोलते हैं भैया क्या? टाइफाइड। अब आ गया समझ में, किसको बोलते हैं? टाइफाइड को, सबको पता है। तो टाइफाइड को फैलने का मेन कारण क्या है? पानी के माध्यम से, दूषित पानी के माध्यम से वो फैलता है। और उसके क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो मीन्स टाइफाइड किससे फैलता है भाई? जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, जीवाणु बोले तो क्या? बैक्टीरिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसी रोग को, आंत्र ज्वर को, टाइफाइड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो भैया जिसको टाइफाइड हो गया, एकदम शरीर में बुखार रहेगा, तेज बुखार रहेगा,
बदन में दर्द रहेगा और आंख से क्या होगा, मोती झरेगा, मतलब आंसू निकलेगा। तो उसी पे इसका नाम रखा गया है। एक और दूसरा नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोती झर रोग। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं भैया, यहां लिखने का कोशिश कर रहे हैं, मोती मोती झर लिखने नहीं आ रहा भैया, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, मोती झर रोग किसको कहा जाता है, तो टाइफाइड को ही कहा जाता है। अब ये तो हम लोग जान लिए, जीवाणु से होता है, इसको मोती झर रोग कहते हैं, आंत्र ज्वर कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, दूषित पानी वगैरह से ये फैलता है, खाने वाले पदार्थ से फैलता है। अब क्वेश्चन है भाई कि ये किस जो है जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है, तो याद रखना, माइंड में सेट कर लो, उसका नाम है क्या भाई, सैल्मोनेलाइटिफी। याद रखेंगे, सैल्मोनेलाइटिफी। आप सर्च भी थोड़ा मान लीजिएगा, चल लिख दे क्या, यहाँ पे लिखते हैं, जगह है यहाँ पर लिखते हैं सेल, ठीक है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, नाम भी बड़ा है भैया, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा दिन तक इसका टैबलेट वगैरह खाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए, सैल्मोनेला टाइफी इसका जो है बैक्टीरिया का नाम है। ये बढ़िया है क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 24 नंबर देखेंगे। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, ब्लड में पढ़ा है, आप देखना उसमें कि पेरेंट्स का जो है ब्लड ग्रुप क्या क्या रहेगा, तो बच्चे में कौन कौन सा जो है ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है। तो देखिए, उस चार्ट को बढ़िया से आप लोग देखना, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं उसमें, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए कि ऐसे जुगल जिनका रुधिर वर्ग ए और बी है, मान लीजिए पति पत्नी है, एक का ब्लड ग्रुप एक है, ए है, और दूसरे का क्या है, बी है, तो उसके जो बच्चे आएंगे, बच्चे जो संतान पैदा होंगे, उनमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो उसमें देखिएगा कि ट्रिक करके जो है दिए, उसे 5 ट्रिक्स बताए हुए हैं। उसमें पहला ट्रिक्स है कि अगर ए और बी वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं पेरेंट्स, तो उनके बच्चों में सभी कैटेगरी वाले, सभी ग्रुप्स वाले ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहेगी। मतलब क्या, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ए बी तथा ओ। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। और आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग किसको बोलते हैं, तो संक्रामक रोग का मतलब होता है जो एक दूसरे में फैलता है, छुआछूत से फैलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, संक्रामक रोग। और याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि संक्रामक रोग के जो भी मतलब क्या है, रोगी हैं, उनको ले जाने वाला जो गाड़ी होता है, एम्बुलेंस होता है, उस पर किस कलर का झंडी लगा रहता है, याद है, यस, आओ दिखाते हैं, हम बताते हैं आपको। तो याद रखेंगे, पीले रंग की झंडी उस पर लगी रहती है। अगर एम्बुलेंस पे पीले रंग की झंडी लगी हुई है, एम्बुलेंस ले जा रही है मरीज को, इसका मतलब क्या है, उसमें जो मरीज रखा गया है उसको कौन सी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, मतलब एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, उससे दूरी ही बना के रहिए, दूर रहिए उससे, ठीक है। तो आइए, तो कह रहा है कि इसमें संक्रामक रोग कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, ए हैजा फैलता है, देखिएगा गांव घर में पहले कलरा इसको बोलते हैं, कलरा फैलता था, गांव के गांव साफ हो जाता था। अब लेकिन आजकल ट्रीटमेंट बहुत हो गए हैं, उसके उपचार हो गए हैं, इसलिए कम देखने को मिलता है, नहीं तो पहले गांव के गांव साफ खत्म, ऐसा होता था। तो हैजा संक्रामक बीमारी फैलने वाली है। क्षय रोग लगभग उसी से मिलता जुलता है। डिप्थीरिया, इससे प्रभावित अंग है गला, गला का ये रोग है, ये भी फैलने वाला बीमारी है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। और नहीं फैलने वाला बीमारी कौन सा होगा भाई, नहीं का पूछा है हमको, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ रहेगा कौन, डी, धनुष स्तंभ। ये क्या है बीमारी, धनुष स्तंभ। तो ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम होता है धनुष टंकार, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेटनस।
जब टेटनस बोले सबको समझ में आएगा, हाँ टेटनस। और जनरली सभी लोगों को जो है टेटनस का इंजेक्शन दिया गया होगा, वैक्सीनेशन किया जाता है, पैदा जब हम लोग हुए उसके बाद भी दिया जाता है। या जनरली जो है कहीं जो है कट फट जाता है, हम लोगों को कुछ काम उम कर रहे हैं, लोहे वगैरह से या धूल मिट्टी वाले चीज़ों से कट फट गया, तो हम लोग तुरंत जाते हैं क्या कि भाई हमको टीटी का इंजेक्शन दे दो, टिटनस का इंजेक्शन दे दो, ठीक है। तो उसे इसमें बीमारी में क्या होता है कि जिसको अगर टेटनस होगा उसका शरीर में एकदम ऐंठन होगा, ऐसा उसका शरीर कैसा हो जाएगा, श्री राम जी के धनुष जैसा ऐसा हो जाएगा, शरीर टेढ़ा होने लगता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है धनुष टंकार या धनुष स्तंभ जैसा हो जाएगा टाइप, ठीक है। और क्वेश्चन है भाई कि ये जो है टेटनस जो है किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किससे होता है? तो ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है। बैक्टीरिया बोले तो ये जीवाणु के द्वारा जो होने वाला बीमारी है। उस जीवाणु का नाम क्या है भाई? तो याद रखेंगे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यहाँ जगह नहीं है, लिख देते हैं, अच्छा थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, ट्रेडियम, ठीक है, टिटेनी, ये इसका जो है जीवाणु का नाम है टेटनस का, जिससे टेटनस होता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि ये जीवाणु से होने वाला है। और क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पूछा था कि कौन संक्रामक नहीं है, तो ये संक्रामक बीमारी नहीं है। जिसको लोहे वगैरह से कट जाती है, तो खास करके लोहा से कटने पर लोग जो है टीटी का इंजेक्शन क्यों लेते हैं? वहां पे उसके जंग में जो है इस जो है जीवाणु को पाए जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसीलिए तुरंत जो है क्या टीटी का इंजेक्शन लेते हैं हम लोग। तो आइए इसी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के साथ जो है आज का ये वीडियो हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे से सुने होंगे। और लाइक शेयर तो करना भूलना नहीं है भैया, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। और ये जो है अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूपी में पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम आया है, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसी जो है आने शुरू हो गए हैं, अभी CHSL वगैरह का वैकेंसी आया है। उन सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपको वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू।